हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, घूर्णन गति हम पढ़ रहे हैं और 2 वीडियो हम घूर्णन गति की कर चुके हैं। आज तीसरा वीडियो होने वाला है घूर्णन गति का। और आज के वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे साम्यावस्था की, यानी इक्विलिब्रियम की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो। और हेडिंग लगा लीजिए साम्यावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम। और जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उन्हें ये सुनते ही ध्यान ही आएगा कि ये तो हम पढ़ चुके हैं एक बार। मैंने कहा हाँ, हम इसको एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन तब हमने इसको पूरी तरीके से नहीं पढ़ा था। मतलब क्या मैंने आधा पढ़ा दिया था? नहीं बच्चों, जितनी ज़रूरत हमें वहाँ थी मैंने वहाँ आपको बता दिया था। अब हमें इसे पूरी तरीके से पढ़ना है कि ये साम्यावस्था क्या है। कहाँ पढ़ा था हमने ये? मैंने कहा हमने ये पढ़ा था जब हम गति के नियम पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो जाए तो वह वस्तु साम्यावस्था में कहलाती है। पढ़ा था ना? जब हमने कुल बलों को शून्य कर दिया था, बाहर से बल अगर भी लग भी रहे हैं तो वे कुल मिलकर शून्य हो जाते थे, हम कहते थे कि वस्तु हमारी साम्यावस्था में है। इतना पढ़ा था हमने वहाँ। क्यों पढ़ा था भाई इतना? क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर से पहले हम जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम कितनी भी बड़ी वस्तु है उसको हम केवल बिंदु द्रव्यमान मान लेते थे। और बिंदु द्रव्यमान की हम केवल स्थानांतरीय गति की बात करते थे, सीधी सीधी गति की बात करते थे, घूमने वाली घूर्णन गति की बात नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही हम इस चैप्टर में आते हैं और वस्तुओं का आकार आकृति हमें पता चलने लगता है कि इस वस्तु के आकार आकृति की भी बात करनी है। अब यहाँ केवल स्थानांतरीय गति की बात ना करके हम घूर्णन गति की भी बात करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं हम बल आघूर्ण की भी बात होने वाली है। पिछले वीडियो में हमने बल आघूर्ण के क्वेश्चन किए, उससे पहले वीडियो में हमने बल आघूर्ण जानना कि क्या होता है। जिस प्रकार स्थानांतरीय गति में बल की भूमिका होती है, इसी प्रकार घूर्णन गति में बच्चों बल आघूर्ण की भूमिका होती है। किसी वस्तु को रुकी हुई को चलाना है, बल चाहिए। रुकी हुई वस्तु को घुमाना है, बल आघूर्ण चाहिए। चलती हुई वस्तु को रोकना है, बल चाहिए। घूमती हुई वस्तु को रोकना है, बल आघूर्ण चाहिए। चलती हुई वस्तु की चाल बदलनी है, बल चाहिए। घूमती हुई वस्तु की कोणीय चाल बदलनी है, बल आघूर्ण चाहिए। मतलब बल आघूर्ण का वही काम है यहाँ घूर्णन गति में जो स्थानांतरीय गति में बल का होता था। और जब बच्चों हम केवल स्थानांतरीय गति की बात कर रहे थे तो हम सिंपल कह के निकल गए कि जब बल शून्य हो जाएगा तो वस्तु साम्यावस्था में कहलाएगी। लेकिन अब यहाँ वस्तु के पास स्थानांतरीय गति तो है ही, साथ में उसके पास घूर्णन गति भी है। हाँ, फिलहाल तो हम प्योर घूर्णन गति पढ़ रहे हैं जिसमें वस्तु को चला नहीं रहे हैं, केवल घुमा रहे हैं। तो मतलब यहाँ हम केवल बल आघूर्ण की बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ एक और प्रकार का साम्यावस्था शामिल होने वाली है। कौन सी? कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल आघूर्ण शून्य होता है तो वह वस्तु साम्यावस्था में कहलाती है। मतलब कुल 2 साम्यावस्था हो गई हैं। पहली जिसमें बल शून्य करने हैं, दूसरा जिसमें बल आघूर्ण शून्य करना है। और जब दोनों एक ही वस्तु पे हो जाएं, बल भी शून्य हो जाए और बल आघूर्ण भी शून्य हो जाए, तो हम कहेंगे कि अब हमारी वस्तु पूर्णतः साम्यावस्था में आ चुकी है। आपने कहा भैया हमें बिल्कुल समझ आ गया, अब लिखना शुरू करते हैं। मैंने कहा 2 प्रकार की साम्यावस्था की हम बात कर रहे हैं। पहली, जब किसी वस्तु पर कुल बाह्य बल शून्य हो जाए। हमने कहा ठीक है। हमने कहा इसका मतलब वस्तु पे जो कुल बाह्य बल लग रहा है F नेट, वो कितना है? 0 है। मतलब x दिशा में कोई बल है ना, y दिशा में कोई बल है ना, z दिशा में कोई बल है ना। इसका मतलब हर एक दिशा में लगने वाला बल Fx कितना हो जाएगा? 0। Fy कितना हो जाएगा? 0। Fz कितना हो जाएगा? 0। हम कहेंगे ये हमारी क्या है? साम्यावस्था है। बच्चों ध्यान से सुनते जाओ। मतलब वस्तु पे किसी भी दिशा में कोई बल नहीं लग रहा, अगर लग भी रहे हैं तो कुल मिलाकर शून्य हो रहे हैं, ऐसा मान लो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि एक गुटका है और इस पे कोई बल है ही नहीं, या ये कहिए मेज के ऊपर रखा है, नीचे की तरफ mg है, तो ऊपर इस पे लग जाएगी अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो इसका मतलब दोनों मिलकर शून्य हो रहे हैं। तो y दिशा में कितना बल हो गया? शून्य। तो हम कहेंगे अगर हर एक दिशा में लगने वाला बल शून्य हो जाए तो हम उसको साम्यावस्था कहते हैं। आपने कहा भैया ये तो हमने पढ़ लिया था। मैंने कहा हाँ हमने ही पढ़ लिया था। इसको कौन सी साम्यावस्था कहते हैं हम?
बच्चों क्योंकि ये केवल स्थानांतरीय गति की बात कर रहे हैं तो हम इसको बोल देंगे स्थानांतरीय साम्यावस्था। क्या बोल देंगे? स्थानांतरीय साम्यावस्था। और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं बच्चों ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जब किसी वस्तु पे हर दिशा में लगने वाला कुल बल शून्य हो जाए तो हम कहेंगे वो वस्तु किस में है? साम्यावस्था में। जब बच्चों वस्तु पे बल शून्य हो जाएगा तो हम कहेंगे उस वस्तु का त्वरण भी कितना होगा? शून्य। किसका त्वरण? सेंटर ऑफ मास का, द्रव्यमान केंद्र का। अब द्रव्यमान केंद्र के पास कोई त्वरण नहीं होगा। अभी हम केवल सीधा सीधा चलने की बात करें, घूमने वाली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर त्वरण शून्य हो गया, इसका मतलब दो ही चीज हो सकती है, या तो वह वस्तु विराम में है, या तो वह वस्तु विराम में है, या वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है। एक समान वेग से गति कर रही है, ना तो चाल बदल रही है ना दिशा बदल रही है, तो हम कहेंगे वस्तु का वेग एक समान है। या वस्तु विराम में है तो हम कहेंगे वस्तु पे कुल बाह्य बल शून्य है और वस्तु हमारी किस में है? साम्यावस्था में। तो कैसे पहचानना वस्तु साम्यावस्था में? जब भी कोई वस्तु रुकी हुई दिखाई दे, साम्यावस्था में है, चल नहीं रही है, रुकी हुई है, अब घूमने से कोई मतलब नहीं, आगे नहीं चल रही है, यहां ऐसे रखी है, भले ही वो घूम रही है लेकिन आगे नहीं चल रही है, तो कुल बल कितना है? शून्य। या चल तो रही है लेकिन वेग एक समान है, ना तो वेग बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना चाल बदल वो दूरी दिशा बदल रही है, तो हम कहेंगे अब भी बाह्य बल शून्य है, तो वस्तु हमारी साम्यावस्था में है। कुछ बच्चे अपने मन में गलत चीज रख लेते हैं कि केवल विराम में ही वस्तु साम्यावस्था में हो सकती है। गतिमान वस्तु भी साम्यावस्था में हो सकती है बच्चों, बस ध्यान ये रहे कि उसकी चाल ना बदले, उसकी दिशा ना बदले, मतलब वेग कैसा हो? एक समान हो, तब हम कहेंगे साम्यावस्था में। ये तो पहले प्रकार की हो गई। अब हम बात करेंगे जो इस चैप्टर की खासियत है, जो दूसरी चीज इसमें जुड़ने वाली है। जब किसी वस्तु पर कुल बल आघूर्ण शून्य हो जाए, कुल बल आघूर्ण शून्य हो जाए। आपको पता है बच्चों कि जब भी हम घूर्णन गति में इन की बातें करते हैं तो यहाँ हमारे लिए अक्ष इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस अक्ष के परितः। तो हम कहेंगे जब किसी वस्तु पर कुल बल आघूर्ण शून्य हो जाए, किसी भी अक्ष के परितः, किसी भी अक्ष के परितः, ऐसे लिखना आपको। जब किसी वस्तु पर किसी भी अक्ष के परितः, मैं कहूं ये वस्तु है हमारी, मैंने कहा इस अक्ष के परितः, ये ऐसे ऐसे, मैंने कहा इसके परितः हर जगह आघूर्ण कितना होना चाहिए? शून्य। जब किसी वस्तु पर किसी भी अक्ष के परितः बल आघूर्ण शून्य हो जाए तो इसका मतलब हमारा जो बल आघूर्ण है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं कुल, कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि हमारी जो वस्तु है वो घूर्णन साम्यावस्था में है। किसमें है? घूर्णन साम्यावस्था में है। घूर्णन साम्यावस्था में है। आपने कहा जी बिल्कुल। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोल देते हैं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमने कहा जी ठीक। जैसे बच्चों हम यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी दिशा में, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, हर दिशा में बल शून्य है। इसी तरीके से हम यहाँ ये कह रहे हैं किसी भी अक्ष के परितः बल आघूर्ण शून्य होगा। किसी भी अक्ष, कोई भी उठा लो दुनिया में, अगर किसी वस्तु पर कुल बल आघूर्ण शून्य हो जाए, चाहे वो कोई सी भी अक्ष है, तो हम कहेंगे हमारी वस्तु साम्यावस्था में है। जैसे बच्चों बल के शून्य होने पर त्वरण शून्य हो जाता है, इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अभी बता रहा हूं कोई मुश्किल चीज नहीं है। घूर्णन बल आघूर्ण के शून्य हो जाने पर कोणीय त्वरण अल्फा भी शून्य हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये द्रव्यमान केंद्र की बात नहीं करेंगे। द्रव्यमान केंद्र की बात केवल हम सीधी गति में ही कर सकते हैं, मतलब स्थानांतरित गति में ही करते हैं। वस्तु का जो कोणीय त्वरण होगा अल्फा, वो शून्य हो जाएगा। जैसे ए शून्य है, ए शून्य का मतलब क्या है कि वस्तु विराम में है। ऐसे ही अल्फा का मतलब भी ये है कि वस्तु विराम में है, वस्तु विराम में है। या एक समान
कोणीय वेग से घूम रही है, एक समान कोणीय वेग से घूम रही है, घूर्णन कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। ये है बच्चों हमारा कुल साम्यावस्था, पूर्णतः साम्यावस्था है। अगर किसी वस्तु पे कुल बल भी शून्य है, कुल आघूर्ण भी शून्य है, तो हम कहेंगे हमारी वस्तु पूर्णतः हर तरीके से किसमें है, साम्यावस्था में। जब हम कुल बल शून्य कर देंगे तो हम कहेंगे कि या तो वस्तु विराम में है या एक समान वेग से गति कर रही है। जब हम किसी वस्तु पर बल आघूर्ण शून्य कर देंगे तो हम कहेंगे या तो वस्तु विराम में है या एक समान रूप से एक समान कोणीय वेग से घूम रही है। तो इसका मतलब अगर कभी आप एक वस्तु को बिल्कुल ऐसे रखा देखो, जैसे अभी मेज पे किताब रखी है, तो किताब चल भी नहीं रही है, किताब घूम भी नहीं रही है, तो हम कहेंगे कि हमारी किताब इस वाली साम्यावस्था में भी है और इस वाली साम्यावस्था में भी है, मतलब हमारी किताब पूर्णतः साम्यावस्था में है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला नहीं है। जब भी दिमाग में ये वर्ड कहीं से सुनाई दे साम्यावस्था, तो कह देना साम्यावस्था तब होगी जब वस्तु पे लगने वाला कुल बल शून्य होगा और साथ में कुल बल आघूर्ण भी शून्य होगा, तो हम कहेंगे वस्तु हमारी पूर्णतः साम्यावस्था में है। और अगर कहीं आपको दिख रहा है कि घूर्णन गति की कोई बात नहीं हो रही है, तो हम खाली कह देंगे कुल बल शून्य हो जाने पे वस्तु किस में है, साम्यावस्था में, क्योंकि घूर्णन गति नहीं हो रही है वहां। और अगर केवल घूर्णन गति हो रही है और हम कह रहे हैं कि वहां कोई स्थानांतरीय गति नहीं है, तो हम कह देंगे कि कुल बल आघूर्ण शून्य होने पे वस्तु हमारी किस में होगी, साम्यावस्था में होगी। और अगर दोनों चीजें हो रही हैं तो बल को भी शून्य होना पड़ेगा और बल आघूर्ण को भी शून्य होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट था। और अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। इसको मैं हटा रहा हूं, आप इसको एक बार अच्छे से समझ लें और फिर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल बिल्कुल आसान से सवाल से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे इसका लेवल। यहाँ से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि बच्चों हमारी एक छत है, आपके कमरे की छत है, आपने उस छत में दो धागे बांधे, दो रस्सी बांधी ऐसे, और दोनों रस्सी से यहाँ एक लोहे की रोड लटका दी। थोड़ा सा बाहर करके दिखा रहा हूं मैं, वरना ये मान लेना कि किनारों पे ही लगी हुई है। ठीक है, हाँ जी। हमें कहा गया है कि इस रोड का कुछ द्रव्यमान है, मान लेते हैं इस रोड का द्रव्यमान आपका है 10 किलोग्राम, मान लेते हैं भारी रोड है। तो हमने धागों पे लटका दिया। हमें ये पूछा गया है कि इन दोनों रस्सी में जो तनाव उत्पन्न होगा, भाई रस्सी से लटकाएंगे रोड को तो रस्सी टाइट हो जाएगी, और रस्सी टाइट हो जाएगी तो हमें यहाँ का तनाव बताना है। तो मैंने कह दिया कि मान लेते हैं यहाँ का तनाव T1 है और यहाँ का तनाव T2 है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात आपको तो ये पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन आया कहाँ से। देखो रस्सी है, रोड लटकी हुई है, रोड ना तो चल रही है ना घूम रही है, इसका मतलब कुल बल भी शून्य है, कुल आघूर्ण भी शून्य है, मतलब हमारी वस्तु साम्यावस्था में है। ये रोड हमारी, ये पूरा निकाय हमारा साम्यावस्था में है। सबसे पहले बल बनाते हैं बच्चों। देखो बच्चों, इस रोड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और हम इसी चैप्टर में द्रव्यमान केंद्र में पढ़ के आए हैं कि अगर रोड एक समान है, हमें बताया गया है कि ये रोड एक समान है, तो उस रोड का सारा द्रव्यमान हम बिल्कुल केंद्र पे मान सकते हैं। मतलब मैं ये मान सकता हूं कि सारा द्रव्यमान 10 किलोग्राम यहाँ बिल्कुल बीच में रखा है। मैं थोड़ी देर के लिए इस रोड की जो लंबाई है वो कैपिटल L मान लेता हूँ, या ऐसा कर लो ना, इसको हम 5 मीटर ऐसा मान लेते हैं, इसको हम 6 मीटर। ठीक है, थोड़ा आसान करने के लिए। तो मुझे बताओ अगर यहाँ 10 किलोग्राम है तो नीचे कितना लगेगा बल। आप कहोगे जी हमने पढ़ा है कि M होता है तो नीचे mg लगता है। यहाँ तनाव ऊपर की तरफ है T1, यहाँ तनाव ऊपर की तरफ है T2। हम कहेंगे क्योंकि ये पूरा निकाय साम्यावस्था में है, पूरा निकाय साम्यावस्था में है, तो पहली बात हमें ये पता चलेगी कि जो कुल बल है वो शून्य होगा। इस रोड की बात कर लेते हैं, बस इस रोड पे लगने वाला कुल बल शून्य होगा। आपने कहा भैया ऊपर की तरफ दो बल हैं, T1 प्लस T2, और नीचे की तरफ है 10G। G का मान हम 10 रख लेंगे, कहीं 9.8 मिले तो आप 9.8 रख के कर लेना। तो T1 प्लस T2 का मान आ गया बच्चों हमारा 100।
समीकरण 1। लेकिन आपने देखा कि यहाँ तो हमें T1 T2 दोनों चाहिए, समीकरण 1 ही बनी है। इसका मतलब बच्चों अब हमें वो भी करना पड़ेगा कि जो कुल आघूर्ण है वो भी शून्य होगा। आपने कहा कुल आघूर्ण, मैंने कहा किस बिंदु के परित है, किस, अब मैंने आपको अभी बताया था कि अगर इस पे कुल बल शून्य है और कुल बल शून्य होने पर हम ये कह सकते हैं कि आप, पिछले वीडियो में हमने बच्चों लास्ट में वो बल युग्म पढ़ा था, उसमें आपको मैंने दिखाया था कि अगर एक वस्तु पे कुल बल शून्य है, बल युग्म एक ऊपर बल लगता था एक नीचे, तो कुल बल शून्य हो जाता था। तो हम ये देख रहे थे कि आप किसी भी बिंदु के परित बल आघूर्ण निकाल लो, वो बराबर आता था। तो यहां तो बल आघूर्ण कितना है, शून्य, और वस्तु पे लगने वाला बल भी शून्य है। तो मैं ये कह सकता हूं किसी भी बिंदु के सापेक्ष, किसी भी बिंदु के परितय बल आघूर्ण शून्य होने वाला है। आपकी मर्जी है, आप कहीं भी बिंदु ले लो। मैंने कहा इस बिंदु का नाम A है, इस बिंदु का नाम B है और इस बिंदु का नाम O है। तो आप मुझे बताओ आप किस बिंदु के परितय बल आघूर्ण निकालना चाहते हैं। किसी ने कहा मुझे A के परितय निकाल लो, तो हमने लिखा कि A के परितय बल आघूर्ण कितना होगा, शून्य होगा। आपने कहा जी कितने बल आघूर्ण, जितने बल उतने बल आघूर्ण, एक बल, दो बल, तीन बल, तीन बल मतलब तीन आघूर्ण। लेकिन ये बल इसी बिंदु से गुजर गया जिसके परितय हमें बल आघूर्ण निकालना है। और हमने बहुत बार पढ़ लिया कि अगर कोई बल उसी बिंदु से गुजर जाए जिस बिंदु के परितय बल आघूर्ण निकालना है तो उसका आघूर्ण शून्य हो जाता है। तो जो T1 है, क्यों हो जाता है ये भी तो पता है आपको, क्योंकि भाई बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है RF sin थीटा। अगर बल वहीं से गुजर गया जहां जिसके परितय निकालना है तो R का मान तो 0 हो जाएगा। आपने कहा और 0 हो गया तो 0, तो इसका मतलब यहाँ T1 है और T1 की A से दूरी कितनी है, 0। आपने कहा ठीक जी। अच्छा जी, ये tan G, इसके परितय निकाल रहे हैं। मान लो ये रोड है, इस रोड को मैंने ऐसे पकड़ रखा ऐसे, और इस पे बल नीचे की तरफ ऐसे लग रहा है, ये tan G। तो देखना है इसको कैसे घुमाएगा, आपको होगा भैया ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हमने कैसा लिया था, माइनस। क्लॉकवाइज हमारे जो बल आघूर्ण आते हैं उनको कैसा लेते हैं हम, माइनस। वो होगा RF, R कितना है यहाँ, ये पूरा 6 मीटर है, तो ये आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 3 मीटर। तो R का मान 3 आया, F का मान 10 G है, G का मान मैं यहाँ 10 लिख लेता हूँ, और थीटा कितना, ये आप कहोगे ये 90 डिग्री है, ये R है ये F है। आपने कहा ठीक। दूसरा ये है जी, आपने इसको ऐसे पकड़ा, बल लग रहा है ऊपर, तो ये तो ऊपर घूमेगा। ऐसे घूमने का मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम लेते हैं प्लस। कितना बल है, आपने कहा जी T2 बल है। T2 की A से दूरी, A के सापेक्ष निकालने तो A से दूरी देखेंगे कितनी है, 6 मीटर, और थीटा 90 है, तो वो हो गया साइन 90 का मान 1, और बल किसके बराबर आ गया, कुल बल आघूर्ण 0 के, ये 0 हो गया। ये इधर बचेगा 6T2 माइनस उधर जाके प्लस 10.100 गुना 3, 300, और जैसे ही 6 से काटा आपने ही आ गया 50 न्यूटन। मतलब इस रस्सी में जो तनाव है वो 50 न्यूटन है। कैसा है, 50 न्यूटन। आपने कहा भैया इस 50 न्यूटन को यहाँ रख दो, यहाँ से हमारा T1 भी कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। 100 माइनस 50, 50 न्यूटन। और मुझे लग भी रहा था, आपको भी लगना चाहिए, क्योंकि भाई दोनों रस्सी एक जैसी हैं, भारी है, एक ही जैसी रस्सी हैं, पूरी रोड एक जैसी है, तो तनाव भी तो एक जैसा ही बनेगा। आपने कहा जी बिल्कुल, तनाव भी एक जैसा ही बनेगा। आपने कहा ये आसान क्वेश्चन है। अच्छा, अगर आप इसको O के सापेक्ष करना चाहे O के सापेक्ष भी कर सकते हैं, B के सापेक्ष करना चाहे B के सापेक्ष भी कर सकते हैं, आंसर यही आएंगे दोनों, आंसर नहीं बदलेंगे। समीकरण बदल सकती है लेकिन T1 T2 का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था बच्चों, इसको हटा रहा हूं और करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों हमारा कि फिर से ऐसे ही हमारी छत है। अब उन्होंने ऐसे बना के इसको दिखा दिया कि दो अलग अलग छत हैं, यहाँ से दो रस्सियाँ बांधी गई हैं ऐसे, और फिर से यहाँ एक रोड को हमने लटका दिया। रोड मतलब लोहे का सरिया मान लो। बच्चों इसकी लंबाई हमें दे रखी है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। ये है हमारा 100 सेंटीमीटर। बच्चों पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ये कह रहा है
कि यहाँ से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 75 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने एक द्रव्यमान 2m लटका दिया। कितना लटका दिया? 2m। हमें ये कहा गया है कि इन दोनों रस्सी में तनाव निकाल लो। और पहली बात ये है कि इस रोड का भी कुछ द्रव्यमान है और इस रोड का द्रव्यमान हमें दे रखा है m। पूरी रोड का द्रव्यमान कितना है? m। और यहां से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे ये 2m का द्रव्यमान लटका दिया। बताओ रस्सियों में तनाव बताना है दोनों रस्सी में। आप इसको अपने आप करने की भी ट्राई कर सकते हैं, ना हुआ तो फिर आप सॉल्यूशन देख लेना, बहुत आसान है। हमने माना कि मान लो यहाँ तनाव T1 है, यहाँ तनाव T2 है। अच्छा जी, ये 100 सेंटीमीटर है तो इसका पूरा द्रव्यमान बीच में बिल्कुल 50 सेंटीमीटर पे m है तो नीचे लगेगा mg। अच्छा जी बच्चों, ये 2m है तो नीचे हो जाएगा 2mg। बच्चों सही तरीका तो यह है, क्योंकि ये मास यहाँ लटकाया गया है तो यहाँ धागा होगा, धागा है तो यहाँ तनाव होगा। मैंने मान लिया T1 T2, इसको मैंने T3 मान लिया। अगर ये T3 में देख रहा हूँ तो ये 2m पे लग रहा है तो ऊपर भी तो लगेगा, बराबर ही सेम रस्सी है T3। ऐसे ये रोड है, ऐसे ये 2m है, नीचे आया 2mg, यहाँ जाएगा तनाव, जितना तनाव यहाँ है उतना ही तनाव यहाँ है। क्योंकि ये तो चल नहीं रहा है तो T का मान 2mg के बराबर आएगा, तो हम सीधा कह सकते हैं कि ये T कितना ही होगा? 2mg। सही तरीका तो ये है। लेकिन बच्चों क्योंकि साम्य अवस्था में है चीज़ें तो हम इनको ना करके हम सीधा यही कह देते हैं कि ये 2mg सीधा इसी बिंदु पे काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वैसे कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया कि सही तरीका तो ये है। आपने कहा कि क्योंकि पूरा निकाय साम्य अवस्था में चल नहीं रहा है, कहीं नहीं दे रखा कि रोड चल रही है, पूरा लटका हुआ है बस, तो हमने कहा कि साम्य अवस्था में होने पर पहला काम हम ये करेंगे कि हम F नेट को 0 करेंगे। अच्छा जी, ऊपर कितना बल? T1, ऊपर कितना बल? T2, तो ऊपर की तरफ कुल बल आ गया T1 प्लस T2। ऊपर का बल बराबर नीचे का बल। नीचे कितना है? mg, 2mg, तो नीचे हो गया बच्चों 3mg। आपने कहा ठीक है, m का मान नहीं दे रखा है, मैं g का मान भी हम नहीं रख रहा हूँ, तो समीकरण नंबर 1 हमारी ये बनी। आपने कहा कि T1 T2 निकालना है तो इसका मतलब हमें बल आघूर्ण का भी साम्य अवस्था लगानी पड़ेगी, मतलब कुल बल आघूर्ण भी शून्य होगा। किस बिंदु के परित है? किसी भी बिंदु के परित है। चाहे आप इसको लो, इसको मैं नाम देता हूँ A, इसको मैं नाम देता हूँ B, इसको मैं नाम देता हूँ C, इसको मैं नाम देता हूँ D। आपका जो मन करे A B C D या इसके भी अलावा यहाँ 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 कहीं भी कोई बिंदु आप ले लो। लेकिन बच्चों हम ऐसे बिंदु लेते हैं जिनसे कोई बल वहीं से पास कर जाए तो उसका आघूर्ण शून्य हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो आप A के परितः भी निकाल सकते हो, B के परितः भी निकाल सकते हो, C और D के परितः भी निकाल सकते हो। बताओ किसके परितः निकालने? मैंने पिछली बार A के परितः निकाला था, मैं अब की बार ना इस C के परितः निकालता हूँ। ठीक है, C के परितः कुल बल आघूर्ण कितना? शून्य है। अब सारी चीजें C से देखी जाएंगी। ये है ऐसे बल रखा है, लगा है ऊपर, तो ये ऐसे घूमेगा। देखो ऐसे है ना, ये यहाँ C, इसको अब C से पकड़ना है क्योंकि हम C के परितः सारी बात कर रहे हैं। ये बल ऊपर है तो ये ऐसे घूमेगा, तो हम कहेंगे ये होगा हमारा क्लॉकवाइज, तो इसको लिखेंगे माइनस। कितना बल है जी? T1। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 पूरा है 100 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल बीच में है तो ये जाएगा 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर को भाग कर दूंगा मैं 100 से तो मीटर बन जाएगा। करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उधर 0 ही रखना है, तो सबके नीचे 100 आएगा तो उधर चला जाएगा, लेकिन फिर भी हम पूरा करेंगे। 50 सेंटीमीटर को भाग किया 100 से तो ये मीटर बन गया। mg C से ही पास कर रहा है तो mg का तो हो जाएगा 0। आपने कहा ठीक है, ये देखो 2mg की दूरी कितनी है यहाँ से? बच्चों ये 75 सेंटीमीटर है, ये 50 है, तो बचा हुआ कितना के बीच का? 25 सेंटीमीटर, 25/100। आपने कहा ठीक है। अच्छा जी, ये ऐसे है, यहाँ से इसको पकड़ना है C से पकड़ना भाई, और ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज, तो यहाँ जाएगा माइनस। बचा कौन? T2। ये देखो ऐसे, ये T2 है तो इस पे बल ऐसे लग रहा है तो ये घूमेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ प्लस लिख लिया और एक लिख लिया हमने T2। और T2 की दूरी C से कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। भाई सारी दूरी अब C से मापनी पड़ेंगी, उसी बिंदु से मापते हैं जिसके परितः बल आघूर्ण निकालने हैं। आपने कहा जी ठीक है, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ हटा दो उसको, यह जाएगा -50 T1।
यह आ जाएगा 100 तो चला गया, 25 दूनी 50 mg, 100 तो चला गया, 50 प्लस 50 T2 इक्वल्स टू 0। इसको उधर लेते जाओ, 50 50 सब में है, यहाँ 50 भी हटा दो, तो ये बचा T1 माइनस mg प्लस T2 इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ T2 माइनस T1 बराबर mg, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू mg। एक समीकरण ये दोनों को सोल्व करके आप T1 T2 का मान निकाल सकते हैं। हमने कहा T1 प्लस T2 कितना है 3 mg, पहली समीकरण। ये है आपका T2 माइनस T1 कितना mg। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ T1 से T1 चला जाएगा तो ये बचेगा T2 2T2, 2 T2 हो गया ना, 3 mg और 1 mg 4 mg, 2 से गया तो ये बचेगा 2 mg। तो बच्चों यहाँ जो तनाव है अब की बार T2 ये हमारा आया है 2 mg। इसका मान यहाँ रख देंगे, तो T2 का मान रखा हमने 2 mg माइनस T1 बराबर mg। T1 उधर गया, 2 mg में से mg गया तो ये mg आ गया। मतलब अब की बार दोनों रस्सी में तनाव बराबर नहीं है, इधर ज़्यादा है उधर कम है। और आप देख भी सकते हैं कि इधर ज़्यादा द्रव्यमान लटका हुआ है, मतलब अगर ये ना होता तो बराबर आता, इधर फालतू द्रव्यमान लटका दिया, एक्स्ट्रा द्रव्यमान हमने लटका दिया, तो यहाँ तनाव रस्सी ज़्यादा टाइट हो जाएगी, तो यहाँ का तनाव ज़्यादा आ जाएगा। बच्चों मैंने करा तो दिया आपको ये उसी से, लेकिन आप कोशिश ये करना कि आप या तो ए और या बी से करें, जिससे T1 का मान, ये T1 का आघूर्ण शून्य हो जाए, तो यहाँ T1 नहीं आएगा, तो यहाँ से सीधा T2 का मान निकल जाएगा। अगर आप या ए के सापेक्ष निकाल लोगे तो T1 वाला 0 हो जाएगा, तो T2 का मान आ जाएगा। और अगर बी के सापेक्ष निकाल लोगे तो T2 का आघूर्ण शून्य हो जाएगा, T1 का आ जाएगा, सीधा T1 का मान आ जाएगा। और अगर बीच में करोगे तो दोनों फिर दो समीकरण सोल्व करनी पड़ेगी, कर कुछ भी लो। मैं तो आसान बता रहा हूँ आपको कि आप जल्दी आंसर कैसे निकालने, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। आगे बढ़ेंगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हमारे पास एक रोड है और ये ऐसे किसी तिकोने शेप पर ऐसे रखी है। ये आपने देखा होगा वो झूला आता है, जो आपने कभी पार्क में देखा होगा, वो झूला ये तो बिल्कुल बीच में लगाता है, एक बच्चा इधर बैठ जाता है, एक बच्चा इधर, वो ऐसे झूलता रहता है। ये साइड में है। उसने कहा ये दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर और ये दूरी हमें दी है 30 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इस किनारे से बच्चों एक द्रव्यमान लटकाया गया है 6 kg का, और इस किनारे से एक द्रव्यमान लटकाया गया है m kg का, या m द्रव्यमान का। हमें पूछा है कि अगर ये पूरा निकाय साम्यावस्था में है तो इस m का मान बताओ, इस m का मान बताओ। आपने कहा भैया कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बच्चों ये बताओ, ये 6g हो जाएगा नीचे, आपको बहुत बार कराया है, अब इसमें कोई दिक्कत मत करना भाई। नीचे लगेगा mg, ये इसके ऊपर रखा है तो यहाँ अभिलंब प्रतिक्रिया आ जाएगी, ठीक है। और कोई बल, क्या इस रोड का द्रव्यमान है कुछ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि रोड का द्रव्यमान है या नहीं है। रोड का द्रव्यमान मासलेस है, इसका कोई द्रव्यमान नहीं है। इन्होंने कहा इसका अपना कोई द्रव्यमान नहीं है, तो अब यहाँ बिल्कुल बीच में बनाने की जरूरत नहीं है। आपने कहा सबसे पहला काम करते हैं F नेट को 0। आपने कहा जी नीचे कितना बल है 6g mg, तो आ जाएगा 6g प्लस mg, और ऊपर लग रहा है बल n। ना मुझे n पता ना मुझे ये पता, तो यहाँ से थोड़ा सा ये इक्वेशन ऐसे बनी, समीकरण नंबर 1। अब करेंगे हम कुल बल आघूर्ण को शून्य। अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा बच्चों, मैंने सिखा दिया आपको कि कैसे करना है। आपने कहा ठीक है भैया, बल आघूर्ण किसके परितः निकाल लो। आपने कहा ऐसा कर लो ना, हमें इस m का, इस n को हटाना, इस मैं नहीं चाहता ये n आए, तो मैंने कहा इस n को हटाने के लिए इसी बिंदु के सापेक्ष, इसको O बोल देता हूँ, O के सापेक्ष बल आघूर्ण शून्य कर लेंगे। जैसे O के सापेक्ष निकाल लेंगे तो n का बल आघूर्ण तो शून्य हो जाएगा, इसके सापेक्ष ये ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस आएगा कितना 6g, और ये दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर बटे 100 कर दूंगा तो मीटर में बदल जाएगा। ये यहाँ है, ये इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे इसको यहाँ से पकड़ना है भाई, जिसके परितः निकाल रहे हैं ऐसे,
ऐसे मतलब क्लॉकवाइज मतलब माइनस कितना mg। अच्छा जी, यहाँ से दूरी है 30 सेंटीमीटर, 30/100 बटे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उधर 0 ही लिखना है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। ये 0 हो गया, 100 चला गया, यहाँ से 10 भी चला जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 जी, हाँ जी, माइनस ये 0 चला गया, यह आ जाएगा 3 mg बराबर 0। g से g चला गया तो 3 m का मान आ गया बच्चों 12 और m का मान आ गया हमारा 4 किलोग्राम। 3 से 12 जाएगा 4 किलोग्राम आ जाएगा, मतलब इसकी तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, हो सकता है हमें किसी एक ही ज़रूरत पड़े, लेकिन पता कैसे, हम तो लिखते चलेंगे और प्रैक्टिस के साथ हम सीख भी जाएंगे। तो m का मान बच्चों हमारा 4 किलोग्राम आ गया। अगर m का मान 4 किलोग्राम होगा तो हम कहेंगे हमारा ये रोड किस में हो गया, साम्य अवस्था में होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, इसको हटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भाई कि एक रोड है और ये ऐसे ही एक त्रिभुजाकार आकृति के ऊपर, जैसे जो भी इसको बोलते हैं, वेज बोल देते हैं वैसे तो, उसके ऊपर ये रखा है। हमें ये कहा है कि यहाँ एक द्रव्यमान लटकाया है 2 kg का और यहाँ एक द्रव्यमान लटकाया है m। आपने कहा जी ठीक। ये कहा गया है कि यहाँ इस रोड की लंबाई 0 है और यहाँ इस जगह इस रोड की लंबाई 160 सेंटीमीटर हो गई है। मतलब यहाँ से मापते मापते यहाँ कितनी दूरी है, 160 सेंटीमीटर। लो मैं ऐसे भी कर देता हूँ, ठीक है, हाँ ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा। यह आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। आपने कहा जी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ये जो द्रव्यमान लटकाया है ये यहाँ ये दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर कि ये 20 सेंटीमीटर पे लटकाया है और ये जो वेज है हमारा ये है हमारा 40 सेंटीमीटर पे। मैं यहाँ खाली लिख देता हूँ 40 सेंटीमीटर पे। हमें ये कहा गया है कि इस रोड का जी की जो लेंथ है 200 सेंटीमीटर है, मतलब पूरी लेंथ इसकी 200 सेंटीमीटर है। यहाँ तक तो कितनी है 160, पूरी अगर मैं बात करूँ तो ये कितनी है 200 सेंटीमीटर। 200 ये पूरी लेंथ है बच्चों 200 सेंटीमीटर। पूरा क्वेश्चन में पढ़ के एक बार बता रहा हूं आपको। और इस पूरी रोड का द्रव्यमान 500 ग्राम है। 500 ग्राम मतलब वो बिल्कुल बीच में कहीं काम करेगा क्योंकि एक समान रोड बोली गई है, तो 500 ग्राम द्रव्यमान है इसका। 500 ग्राम अभी द्रव्यमान लिख रहा हूं, आगे बल बना लेंगे अलग से। 40 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वेज रखा है, हिंदी में मुझे नहीं पता कि क्या बोलेंगे, तो इसको आप कुछ भी मान लें, 40 सेंटीमीटर पे ही रखा है। 2 kg का मास इस पे लटकाया गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, और दूसरा एक अननोन मास जिसका मान नहीं पता है हमें 160 सेंटीमीटर की दूरी पे लटकाया गया है। इसने कहा है कि m का मान क्या होगा अगर पूरा निकाय साम्य अवस्था में है। क्या क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसको आप खुद से भी करने की ट्राई कर लेना। चलो द्रव्यमान बना वो बल बनाते हैं भाई। ये 2 kg है तो नीचे लगेगा 2g, ये है तो नीचे बनेगा mg। ये 500 ग्राम का मतलब होता है बच्चों आधा किलोग्राम। आधा किलोग्राम मतलब 1/2 kg मतलब 0.5 g। 0.5 किलोग्राम तो द्रव्यमान हो गया। बल बनाने के लिए हम जैसे 2 में g से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 g से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया हमने। ये वह जिस पे ऊपर की तरफ लगाएगा अभिलंब प्रतिक्रिया। ध्यान रखना बच्चों, ये अभिलंब प्रतिक्रिया भी लगेगी। और कोई द्रव्यमान नहीं है तो और कोई बल भी नहीं होगा, रस्सी नहीं है, तनाव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एफ नेट कितना है, 0 है। नीचे है 2g mg 0.5g, तो लिख देते हैं एक बार 2g प्लस mg प्लस 0.5g, और ऊपर की तरफ है n। मुझे लग रहा है इसकी जरूरत हमें पड़ेगी भी नहीं। हमने लिखा दूसरी बार हमने किया किसको 0, टॉर्क को किसके सापेक्ष, मैंने कहा इस बिंदु के सापेक्ष करेंगे, इसको O मान लिया जहां वेज है। तो O के सापेक्ष बलागुण कितना 0, तो n का तो 0 हो गया। n का कितना हो गया 0।
यहाँ से ये इधर तो नहीं है, ये इसको ऐसे घुमाएगा, देखो यहाँ से पकड़ लेना, ये बल इसको ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस आएगा कितना 2g, और सारी दूरी हमें O से मापनी है, ये टोटल 40 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये बचा 20 सेंटीमीटर। 20/100 करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए तुम्हें लिखवा रहा हूँ, कभी करना भी पड़ सकता है। n का 0 हो गया 0.5g, 0.5g, और इसकी दूरी यहाँ ये कुल है कितना भाई, पूरा है 200 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल बीच में आएगा 100 सेंटीमीटर, 100 में से ये गया 40, तो ये बचा कितना यहाँ 60 सेंटीमीटर, तो 60 बटे आ जाएगा 100। और मुझे बताओ ये कैसा बनेगा, इसको यहाँ उंगली से दबा के ऐसे घुमाओ इसको, आप कहोगे ये बनेगा क्लॉकवाइज, मतलब माइनस। इसका कर दिया, इसका 0 हो गया, इसका कर दिया, इसका बचा mg। एक बात देखना, इसको मैं अगर ऐसे दबाऊं mg ऐसा बनाएगा, ये बन रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को हम माइनस ले लेते हैं, और इसकी दूरी ये 160 पे है, इधर 40 है, तो ये कितनी बची 120 सेंटीमीटर बचा, 120/100 बराबर 0। 100 सब में से हटा देंगे, यहाँ से 100 गया 20, 60, यहाँ से 20 कॉमन ले लूँ अगर मैं, चलो करते हैं आसान, 20 दूनी 40 जी, 60 पंजे 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 30g। आपने कहा ठीक, 120 mg माइनस 120 mg बराबर 0, g कॉमन आ गया, 0 0 0 कॉमन, 10 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 4 माइनस 3 माइनस 12 m बराबर 0, तो 12 m का मान आ गया बच्चों, 4 में से 3 गया 1 बच गया, m का मान आ गया 1/12 किलोग्राम। किलोग्राम में आना है आंसर, क्योंकि किलोग्राम में हम बात कर रहे हैं, और ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुना करके आंसर आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो 250/3 इतने ग्राम आ जाएगा आंसर। इस m का मान आएगा 250/3 ग्राम, ठीक है, 250/3, या ये कहिए 1/12 किलोग्राम आंसर इसका आ गया है। कुछ नहीं है बच्चों, इसकी तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है यहाँ। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा कि साम्य अवस्था में होने पे कुल बल शून्य करते जाओ, कुल आघूर्ण शून्य करते जाओ, और इक्वेशन सोल्व करते जाओ, अगर हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, आगे बढ़ेंगे। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बच्चों, और अब हमारे सामने आने वाला है बहुत ही फेमस क्वेश्चन, दीवार और सीढ़ी वाले क्वेश्चन इनको बोल देते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये कहता है, सुना ध्यान से, कि ये कोई दीवार है, कोई दीवार है, मैं इसको थोड़ा सा सजावट के साथ बना देता हूँ कि ये हमारी दीवार है, ठीक है, ऐसे। इस दीवार से बच्चों एक सीढ़ी लगाई गई है, सीढ़ी जानते हो ना, लैडर, इंग्लिश में लैडर बोलते हैं। अब तो सीढ़ियाँ नहीं होती, लेकिन देखी तो आपने होंगी कभी ना कभी, ज़्यादातर अब दिखाई नहीं देती। यहाँ से एक सीढ़ी ऐसे रखी हुई है, ऐसे सीढ़ी भी बना देता हूँ मैं, ये हमारी सीढ़ी है, ये सीढ़ी के में डंडे हैं जिन पे पैर रख के ऊपर चढ़ा जाएगा। हमें कहा गया कि यहाँ इस दीवार और सीढ़ी के बीच में कोई घर्षण बल नहीं है, मतलब यहाँ घर्षण गुणांक 0 है, लेकिन फर्श और सीढ़ी के बीच घर्षण है। बच्चों यहाँ घर्षण नहीं होगा तो सीढ़ी फिसल जाएगी, ऊपर तो फिसल ही रही है, रोक किसने रखा है इसको, यहाँ के घर्षण ने। यहाँ घर्षण है, कुछ पता नहीं है, दे नहीं रखा, ठीक है। आपने कहा ठीक है, दे नहीं रखा म्यू। हमें कहा कि ये सीढ़ी है, सुनते रहना बच्चों, इस सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है, और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रीशियन, मतलब एक बिजली वाला जो काम करता है भाई, या ऐसा कह देंगे कोई पेंटर जो दीवार पे पेंट कर रहा है, कुछ ऐसे बोल देंगे। ये 10 मीटर है, ठीक है, थोड़ा सा आराम से। और इसका द्रव्यमान 16 किलोग्राम है। इस सीढ़ी का द्रव्यमान 16 किलोग्राम है बच्चों। सीढ़ी एक समान मान लेंगे हम, ऐसा नहीं कि कहीं से मोटी कहीं से पतली। तो अगर ये 10 मीटर है तो बिल्कुल बीच में 5 मीटर पे इसका द्रव्यमान के कारण जो भार बनेगा, 16 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है, तो 16g नीचे की तरफ बल काम करेगा। ये सीढ़ी पे बल लगा है बिल्कुल बीच में। इसने कहा है
कि सीढ़ी ने इस दीवार के साथ यहां 37 डिग्री का कोण बनाया है। कितना बनाया है? 37 डिग्री का। और कहा है बच्चों हमें कि एक इलेक्ट्रीशियन जिसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है वो इस सीढ़ी पे चढ़ता है और नीचे से 8 मीटर की दूरी पे चला जाता है। टोटल 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो कहीं यहाँ 8 मीटर बनने वाला है, या यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। 60 किलोग्राम का इलेक्ट्रीशियन। अब इलेक्ट्रीशियन को तो हमें घुमाना नहीं है, तो उसको हम बिंदु द्रव्यमान मान के यहाँ बिठा देंगे। उसके द्रव्यमान, उसके मतलब है, उसकी आकृति से कोई मतलब नहीं है। और नीचे की तरफ ये द्रव्यमान बनेगा 60 जी। द्रव्यमान 60 है तो भार बनेगा नीचे की तरफ mg, m का मान है 60, ठीक है। 8 मीटर की दूरी पे बच्चों ये है। कितनी दूरी पे है ये? 8 मीटर की दूरी पे। यहाँ से बना देता हूँ, बहुत आराम से मैं इसको कराऊंगा आपको क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये है आपका 8 मीटर। आपने कहा ठीक है जी। इसने कहा है इसने ये कहा है कि ये बताओ कि जो पृथ्वी है यहां इस सीढ़ी पर कितनी अभिलंब प्रतिक्रिया लगाएगी। सबसे पहले तो आपको बल बनाने आने चाहिए बच्चों, मेरे बिना कहे। आप कहोगे भैया ये सीढ़ी यहाँ है तो ये दीवार इस सीढ़ी पे एक अभिलंब प्रतिक्रिया ऐसे लगाएगी, दोनों डंडों पे लगाएगी बराबर बराबर, लेकिन मैं एक बना के दिखा रहा हूँ, मैंने इसको नाम दे दिया n। एक अभिलंब प्रतिक्रिया पृथ्वी लगाएगी सीढ़ी पे, क्योंकि सीढ़ी पृथ्वी पे टिकी हुई है तो पृथ्वी ऊपर की तरफ लगाएगी। ऐसा करते हैं, इसको n1 बोल देते हैं और इसको n2 बोल देते हैं। यहाँ कोई घर्षण बल नहीं है, सीढ़ी नीचे खिसकना चाहती है, लेकिन यहाँ घर्षण की वजह से सीढ़ी पीछे नहीं जा पाई। इसका मतलब घर्षण अंदर की तरफ लग रहा होगा। ये घर्षण है बच्चों, मैंने बल बना दिया। बच्चों आप इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है कि मैंने घर्षण कैसे बनाया। सीढ़ी बाहर जाना चाहती है, सीढ़ी गति बाहर की तरफ करना चाहती है, तो घर्षण अंदर की तरफ होगा। आपको पता है, घर्षण बल आपने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो बच्चों हमें ये पूछा गया कि इस n1 का मान बताओ और इस f का मान बताओ, और हमें ये भी बताना है कि यहाँ जो घर्षण गुणांक होगा न्यूनतम वो कितना मान होगा, जिससे यहाँ ये जो इलेक्ट्रिशियन है आराम से खड़ा होकर काम कर सके। मतलब मुझे इस म्यू का मान भी निकालना है। मैंने ये डायग्राम में आपको बनाया, बहुत आराम से मैंने आपको समझाया, मैंने बल भी बना के दिखा दिए सारे, कुछ भी नहीं बचा है। सबसे पहले ये सोचो, क्या ये सीढ़ी कहीं चल रही है क्या? आप कहोगे भैया रुकी हुई है, मतलब कोई बल नहीं लग रहा है, साम्य अवस्था है। घूम रही है क्या सीढ़ी? आपने कहा भैया घूम भी नहीं रही है, मतलब दोनों प्रकार की साम्य अवस्था है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे एफ नेट को 0। क्या करेंगे? एफ नेट को 0। बच्चों अब तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सारे बल वाई एक्स में थे, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ये एक्स में है, ये x में है, ये y में है, ये y में है। तो मुझे मतलब जो कुल बल शून्य करना है वो x में भी शून्य करना है और वो मुझे y में भी करना है। x अक्ष में शून्य करेंगे और फिर हम करेंगे y अक्ष में, ठीक है। आपने कहा जी ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ fx बराबर 0, fy बराबर 0। आपने कहा ठीक। बताना मुझे x को, देखो x को, x में एक बल ये है, एक बल ये है, ये इधर है, इसको मैं प्लस मान लेता हूं, ये माइनस इधर है तो मैं इसको माइनस मान लेता हूं। तो यह जाएगा f माइनस n2 बराबर 0। भाई ये प्लस x है तो इस बल को प्लस मान लिया, इसकी दिशा विपरीत है तो उसको माइनस मान लिया। f माइनस n2 बराबर 0, तो यहां से f का मान आ गया बच्चों n2। मतलब जब मुझे n2 पता चलेगा तभी मैं घर्षण बल बता पाऊंगा कि यहाँ घर्षण बल कितना है। आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अच्छा y में देखो आपने कहा भैया y में ऊपर की तरफ n1 है, ऊपर वाले को प्लस मान लिया, और नीचे की तरफ दो बल हैं, एक 16G और एक 60G, तो नीचे वालों को माइनस मान लेंगे। 16G माइनस 60G बराबर 0, और यहाँ से n1 का मान आ जाएगा 60 और 16 76G। G का मान आपको जो बोला जाए वो लिखना, अभी मैं आसानी के लिए G का मान 10 लिख रहा हूँ, तो यहाँ n1 का मान आ जाएगा 760 न्यूटन। ये न्यूटन है, ठीक है, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, ये न्यूटन है। n1 तो निकल गया, मतलब ये हमें निकालना था। इसका आंसर आ गया बच्चों हमारा 760 न्यूटन। कितना आ गया? 760 न्यूटन। आपने कहा ये तो बल से ही आ गया। एक तो हमें ये n2 निकालना है, एक मुझे f निकालना है। इसके लिए मुझे शायद अब टॉर्क 0 करना पड़ेगा। किस बिंदु के सापेक्ष? अब यहाँ बहुत सारे बिंदु हैं। एक तो बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। आप किसी इसके भी सापेक्ष कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा भैया इस बिंदु पे दो बल लग रहे हैं,
एक n और एक n1 और एक f। तो अगर मैं इस बिंदु के सापेक्ष निकालूंगा तो इन दोनों का आघूर्ण शून्य हो जाएगा, तो मुझे कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। मतलब हमें उस बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण निकालना चाहिए जिस पे ज्यादा बल काम कर रहे हो। तो मैंने इस बिंदु को O नाम दिया, तो O के सापेक्ष मैंने बल आघूर्ण को 0 कर दिया। एक तो किसका 0 हो जाएगा, आपने कहा भैया n1 का 0 हो जाएगा, एक f का 0 हो जाएगा, प्लस माइनस कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आघूर्ण 0 है। अब दो ये तो गए, अब इसको देखो, ये है, अगर ये है, ये हमारी सीढ़ी है और इस पर बल ऐसे लगेगा तो सीढ़ी ऐसे घूमना चाहेगी, इसकी वजह से घूम नहीं रही है लेकिन घूमना तो चाहेगी। आपने कहा ऐसे, ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ माइनस बनेगा और यह 16g, g का मान मैं 10 रख रहा हूँ तो 160 हो जाएगा ये, ठीक है 160। अच्छा जी, अब मुझे इस 16g की यहाँ से दूरी चाहिए लंबवत, तो लंबवत दूरी तो ये है बच्चों, ध्यान से सुनना। अब आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है यहाँ। आपने कहा कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है RF sin थीटा, या ये कहिए कि RF होता है और मुझे वो R लेना ना चाहिए जो F के लंबवत हो, या वो F ले लेना चाहिए जो R के लंबवत हो। F है बच्चों नीचे, ये दूरी है, लेकिन मुझे पता है ये जो है ये कोण होगा इनके बीच का। किस किस के बीच का कोण देखना मुझे, R और F। इसके सापेक्ष देख रहा हूँ, R तो ऐसा होगा, F नीचे, तो मुझे ये कोण चाहिए। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लूंगा, मैं ये कह दूंगा कि ये R जो है इसके साथ कुछ कोण बना रही है, लेकिन अगर मैं ये वाला R ले लूँ, ये वाला, तो ये तो 90 डिग्री पे है और मुझे ऐसा ही चाहिए कि बल के साथ वो वाला R ले लो, वो वाला R ले लो जो उसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मुझे ये पता है। आपने कहा भैया अगर ये 37 डिग्री का कोण है, ऐसे देखना ध्यान से, ये सीढ़ी है, ये 37 डिग्री का कोण है, तो ये भी 37 डिग्री होगा। मतलब ये भी कोण कितना है, 37 डिग्री। दिख रहा है ना, ये कोण कितना है, 37 डिग्री। मैं कहूँ अगर ये यहाँ तक कितना, आपने कहा ये बिल्कुल बीच में था, तो ये 5 है। इस 5 के मैं 2 हिस्से कर सकता हूँ, ये बनेगा 5 cos 37 और ये बनेगा 5 sin 37, और मुझे ये चाहिए जो इसका मान कितना आ रहा है, 5 sin 37। सुनना ध्यान से, इसका यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 5 है। आपने कहा 37 है, तो इस 5 को मैंने ऐसे लिख दिया, 5 cos 37, ये बनेगा 5 sin 37। मुझे ये दूरी चाहिए तो मैंने यहाँ लिखा 5 sin 37। आपने कहा भैया ठीक, इसका काम हो गया। इस पे आ जाओ, ये भी ऐसे बनाएगा, ऐसे। अच्छा जी, ऐसे बनाएगा कैसा, आप कहोगे ये क्लॉकवाइज है तो ये भी माइनस आएगा, और ये 60g है, g का मान 10 रखूंगा तो ये 600 आ जाएगा। और मुझे अब ये दूरी चाहिए यहाँ तक की जो लंबवत दूरी है। आपने कहा ठीक है, ये 8 है तो ये 8 cos 37 बनेगा और ये 8 sin 37 बनेगा। मतलब यहाँ तक दूरी है 8 sin 37। आपने कहा इसका भी हमने काम निपटा दिया, बचेगा केवल n2। अब देखना ध्यान से, ये इसको यहाँ से पकड़ो, n2 इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे। ये क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम प्लस लेते हैं, यानी यहाँ प्लस लिखा, कितना है ये n2, और मुझे इसकी दूरी चाहिए, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक लंबवत दूरी। क्या ये लंबवत दूरी है? आपने कहा भैया लंबवत दूरी तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इस बल को यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच दूँ तो क्या ये लंबवत दूरी हो जाएगी बच्चों? हाँ, ये आपने कहा ये है n2। भाई ये थोड़ी जरूरी यही बनाना, ऐसे लंबा खींच के बना दें, और देखा कि अगर मैं ये रेखा बना दूं यहाँ तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो मैं कहूँगा ये इसकी लंबवत दूरी है। ये टोटल कितना है, 10, ये है 37, तो ये बनेगा 10 cos 37। तो यहाँ गुणा करेंगे हम, 10 cos 37। थोड़ा लेंदी तो हो रहा है लेकिन मैं आराम से समझाऊँ। ये दोनों जीरो हो गए, माइनस 160 गुणा 5। sin 37 का मान होता है बच्चों 3/5, बहुत बार हमने बात कर रखी है। 600 गुणा 8, sin 37 का मान यहाँ भी 3/5 प्लस n2 गुणा 10। sin 37 का मान होता है 4/5। sin 37 का cos 37 का मान होता है 4/5। सोल्व कर लो, 5 से गया 5, 5 से गया 12 5 60, 120 आ गया। 5 से गया 10, 2 बार आ गया, तो ये आ गया 16 3 48 माइनस 480। 8 तिया ये आ जाएगा 12 तिया 36, 360 गुणा 8, 8 0 0, 8 छंग 48, 8 तिया 24 4 28, ये आ गया 2880। इसको सोल्व करके प्लस ये 4 दूनी 8, 8 n2 बराबर 0। यहाँ से बच्चों मुझे n2 का मान निकाल लेना चाहिए। यहाँ कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा सीधा लिख दूंगा मैं यहाँ n2 का मान कैलकुलेशन करके। यह आ जाएगा 8 n2 बराबर, ये दोनों माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएंगे, 2800 में 400 डाल लेंगे, 3200, 80 80 160, यह आ जाएगा 3360।
और N2 आ जाएगा 8 से इसको काटेंगे, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 420 न्यूटन। N2 का मान कितना आ गया 420 न्यूटन। और मुझे पता है कि हमारा घर्षण बल भी कितना है N2, तो F का मान कितना ही आ जाएगा 420 न्यूटन, मतलब घर्षण बल उतना ही होगा जितना N2 है। आपने कहा ठीक है। अब इसका जो लास्ट पार्ट पूछा था बच्चों, हमें ये कहा था कि हमें यहाँ कम से कम कितना घर्षण गुणांक होना चाहिए जिससे ये मैकेनिक, ये इलेक्ट्रीशियन यहाँ आराम से खड़ा होकर काम कर ले। आपने कहा भैया आराम से खड़ा होने का काम ये कि यहाँ ये ना फिसले, ये ना फिसले। तो आपने कहा अच्छा एक बात बताओ, इसको फिसलने से रोक कौन रहा है? आपने कहा घर्षण। मैंने कहा घर्षण कौन सा? आपने कहा गतिक घर्षण। अच्छा जी, गतिक घर्षण का अधिकतम मान कितना होता था? आप कहोगे भैया गतिक घर्षण का अधिकतम मान होता था μn, होता था ना। गतिक स्थैतिक का, सॉरी, जब वस्तुएं रुकी हुई होती है तो स्थैतिक घर्षण होता है, वस्तुएं चल रही होती है तो गतिक घर्षण होता है। अभी सीढ़ी चल नहीं रही है तो यहाँ स्थैतिक घर्षण है, जिसको हम क्या बोलते थे? सीमांत घर्षण। उसके अधिकतम मान को तो वो μn होता था। मुझे पता है कि मुझे सबसे ज्यादा जो घर्षण लग रहा है अभी वो कितना है 420 न्यूटन। तो हमने इसको 420 न्यूटन के बराबर रख दिया। भाई इतना ही चाहिए ना, तो इसका मान इतना होना चाहिए। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ कि मान लो आपको 50 रुपए की जरूरत है, तो मेरे पास 50 रुपए होंगे तभी तो मैं आपको दे पाऊंगा। अगर मेरे पास आपकी जरूरत से कम पैसे है तो मैं आपकी जरूरत पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसको जरूरत है 420 की, देख लो 420 न्यूटन की जरूरत है। और अगर ये घर्षण बल 420 से कम हुआ तो सीढ़ी फिसल जाएगी। इसका मतलब यहाँ जो घर्षण बल है वो ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? ज्यादा से कम कितना होना चाहिए? 420। तो यहाँ से n कौन सा? यहाँ जो घर्षण है वो होगा μn। n मतलब यहाँ वाला n कौन सा? n1। आप जानते हो ना कि घर्षण बल, हम जो फॉर्मूला लिखते थे घर्षण बल का, वो होता था μn, और n वो यहाँ होता था जो हमने तल ने लगाया, जो तल ने अभिलंब प्रतिक्रिया लगाई है वो वाला n लेते थे। वो कौन है यहाँ? n1। μn1 बराबर 420 न्यूटन। यहाँ से म्यू आ जाएगा 420 बटे n1, और n1 का मान है 760। 0 से गया 0, तो म्यू का मान आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, ऊपर 21 आ गया, नीचे 38 आ गया। जब आप इसको काटोगे बच्चों 0.210, 38 पंजे 40, 5 दिया 15 और 4 19, 190, 5 आ गया, 20, 5 190, 10 नहीं हाँ ठीक है, 38 दिया नहीं, 2 बार यह आ जाएगा। म्यू का मान आ जाएगा 0.552। ऐसे करके बच्चों हम इन क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद है आपको ये मुश्किल नहीं लगा होगा। लगा है क्या मुश्किल? नहीं भाई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, और इसे आप जरूर से, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल लगेगा पहली बार में ये, ठीक है, लेकिन इसको एक बार आराम से देखना, दूसरी बार आप आराम से इसको कर लोगे, खुद से ही कर लोगे आप इसको, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, अनंत तल है बच्चों, अनंत तल। ये यहाँ कोण दे रखा है हमें थीटा, और ये जो गुटका है ये हमारा घनाकार है, घनाकार। उसने कहा कि इसकी जो साइड है, हर एक साइड a है, इधर भी ये भी a, सब a है, और ये नीचे आ रहा है एक समान वेग से। हमें नहीं पता वेग कितना है। यहाँ घर्षण है बच्चों, यहाँ घर्षण दिया है, और घर्षण गुणांक यहाँ मान लेते हैं म्यू है, दिया तो है नहीं शायद, मैं एक बार देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ कि यहाँ घर्षण है, बस ये दे रखा है घर्षण है, और ये एक समान रूप से नीचे आ रहा है। मान लेते हैं इसका द्रव्यमान m है। मैं पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूँ एक बार। m द्रव्यमान का एक घनाकार गुटका जिसका प्रत्येक कोना a है, एक
रफ इंक्लाइन प्लेन पर जिसका एंगल थीटा है, एक समान चाल से नीचे की तरफ खिसक रहा है, घूम नहीं रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे। अच्छा लुढ़क भी सकता था, लुढ़क भी जैसे लुढ़क जाती है ना चीजें ऐसे घूमते घूमते तो घूर्णन गति आ जाती, लेकिन ये लुढ़क नहीं रहा है, बिल्कुल सीधा ऐसे चल रहा है। ठीक है, हमें ये पूछा गया है बच्चों कि आप ये बता दो कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया है उसका बल आघूर्ण कितना होगा। आपने कहा ठीक, तो सबसे पहले हम, ये तो कोई बल नहीं है, इसके बल बना लेते हैं बच्चों। नीचे की तरफ होगा mg, ये बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। ये थीटा है, तो मैंने कई बार आपको बताया था कि अगर ये थीटा है और ये mg है तो ये बनता है mg साइन थीटा। कहाँ बताया था? गति के नियम में बहुत बार हमने किया ये। और ये आ जाएगा आपका mg कोस थीटा। मैंने मान लिया अभिलंब प्रतिक्रिया कितनी है, n है। मुझे नहीं पता बच्चों, अच्छा एक डाउट आज आपका क्लियर करूंगा। एक चीज आपको बताऊंगा मैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया काम कहाँ करती है। मैंने मान लिया कि लो ये है अभिलंब प्रतिक्रिया जिसका मान n है। अच्छा जी, आगे जा रहा है तो घर्षण पीछे होगा, और घर्षण कौन से वाला होगा? चल रहा है तो गतिक घर्षण होगा Fk। ठीक है, हमने कहा ठीक। बच्चों ये कहा गया है कि ये लुढ़क नहीं रहा है, ये फिसल रहा है एक समान चाल से। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ना तो इसकी दिशा बदल रही है ना इसकी चाल बदल रही है, मतलब ये एक समान गति कर रहा है। और एक समान गति का मतलब ये किसमें है? साम्य अवस्था में। ये घूर्णन गति भी नहीं कर रहा है, तो मतलब ये भी साम्य अवस्था में है। तो सबसे पहली चीज तो हम ये करेंगे, कुल बल को शून्य करेंगे। एफ नेट कितना करेंगे? शून्य। बताना एफ नेट। देखो एक तो इस दिशा में है तो ये एन किसके बराबर आएगा? mg कोस थीटा के। एन आ जाएगा mg कोस थीटा के, और ये बल आगे है mg साइन थीटा, ये पीछे Fk, तो यहाँ से Fk का मान आ जाएगा mg साइन थीटा। हर तरफ से बल शून्य करना है, आगे का बल बराबर पीछे का बल, ऊपर का बल बराबर नीचे का बल। n बराबर आ गया mg कोस थीटा के, Fk बराबर आ गया mg साइन थीटा के। आपने कहा ठीक है, आ गया। अब हमें टॉर्क जीरो करेंगे। टॉर्क क्या करेंगे? जीरो। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, मैंने अभी नहीं बोला अब तक, कि आप इसके द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष बताओ कि इस n ने कितना टॉर्क बनाया। क्वेश्चन ये है। देखो अब तक हमें किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था कि टॉर्क कितना है। इस क्वेश्चन में मैं पूछ लिया कि ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया है ये कितना टॉर्क बनाएगी। किसके? अब जब टॉर्क पूछ लिया, बलागुण पूछ लिया, तो हमें ये भी पता होना चाहिए किसके सापेक्ष। तो हमें कहा गया है इसके सापेक्ष। किसके? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। तो सारा खेल हम अब करेंगे सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है जी, आपने कहा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ mg कहाँ काम करता है? ध्यान रखना, आज कहीं लिख लो, mg हमेशा द्रव्यमान केंद्र पे काम करता है। इसका मतलब mg के दो जो हिस्से किए हैं, mg साइन थीटा, mg कोस थीटा, में भी कहाँ काम करेंगे? द्रव्यमान केंद्र पर। क्योंकि जो मैं बल आघूर्ण निकाल रहा हूँ द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष ही निकाल रहा हूँ, तो mg साइन थीटा, mg कोस थीटा दोनों द्रव्यमान केंद्र से ही पास कर रहे हैं। तो mg साइन थीटा का बल आघूर्ण शून्य हो जाएगा, mg कोस थीटा का बल आघूर्ण भी शून्य हो जाएगा। इसका और इसका तो शून्य हो गया। अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया, इसका काम खत्म हो चुका है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर ये n अभिलंब प्रतिक्रिया किस पे काम करती? द्रव्यमान केंद्र पर, तो उसका बल आघूर्ण भी जीरो हो जाता। आपने कहा हाँ भैया, क्योंकि अगर द्रव्यमान केंद्र से पास करती तो उसका बल आघूर्ण शून्य हो जाता। लेकिन ये जो बल, ये हमारा घर्षण बल है, ये तो यहाँ काम कर रहा है, ये तो हमें पहले से पता है। हाँ जी, ये ना ये तो कुछ क्या बनाता? ये तो कुछ बलागुण बनाता, क्योंकि ये तो कहाँ से पास नहीं कर रहा है? द्रव्यमान केंद्र से। ये इसकी दूरी है। आपने कहा हाँ। और अगर इसने बलागुण बना दिया होता तो क्या ये गुटका ऐसे घूम रहा होता? देखो ऐसे, इस पे हाथ रखो द्रव्यमान केंद्र पे, ऐसे घूम जाता, मतलब ये ऐसे लुढ़कता लुढ़कता नीचे आता। तो इसका मतलब ये है कि ये n द्रव्यमान केंद्र पे काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर n द्रव्यमान केंद्र पे काम करा तो कुल बल आघूर्ण शून्य नहीं हो पाएगा। इसका बल आघूर्ण शून्य है, इसका बल आघूर्ण शून्य है। अगर ये भी यहाँ काम कर गया, इसका भी शून्य हो जाएगा, बचेगा ये, और ये इस गुटके को लुढ़का देगा। तुमने देखा भी होगा, कई बार आप छोड़ते हैं तो लुढ़क जाता है। लेकिन ये कहा गया कि ये लुढ़क नहीं रहा है, इसका मतलब कुल बल आघूर्ण शून्य है। तो पहले इसका है, इसका तो है ही बलागुण, तो इसको शून्य करने के लिए हमें इतना ही बलागुण चाहिए। तो वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा n। इसका मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा द्रव्यमान केंद्र पे काम नहीं करती। हाँ कर सकती है,
हमेशा द्रव्यमान केंद्र पे काम नहीं कर सकती, हमेशा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ अभिलंब प्रतिक्रिया द्रव्यमान केंद्र पे काम नहीं कर रही है, तो ये कुछ ना कुछ आघूर्ण बनाएगा। तो हमने कहा इन दोनों का तो जीरो हो गया है, तो एक एन का बचेगा, एक एफ के का बचेगा। किसका? टॉर्क, आपने कहा एफ के का, प्लस किसका? टॉर्क, आपने कहा जी टॉर्क किसका? एन का। दोनों मिलके कितने होंगे? जीरो। भाई इसका और इसका तो जीरो है, इसका जीरो नहीं है, इसका भी जीरो नहीं होगा, लेकिन दोनों मिलके जीरो बनाएंगे तभी तो ये साम्य अवस्था में होगा। आपने कहा जी ठीक। इसका बताओ क्या होता है? आर एफ साइन थीटा। आर क्या है? बल की दूरी। बल यहाँ लग रहा है, यहाँ, और द्रव्यमान केंद्र से ये दूरी, अगर ये टोटल ए है तो ये दूरी कितनी होगी? a/2। बच्चों ये गुटका ऐसे है, गुटका घर्षण ऐसे काम कर रहा है, द्रव्यमान केंद्र ये, टोटल ये दूरी कितनी है? a, तो ये कितना होगा? a/2। आपने कहा जी ठीक है, तो इसका मतलब दूरी है a/2। इसको ऐसे घुमाएगा ये क्लॉकवाइज, तो इसको माइनस लेंगे। f कितना है? आपने कहा एफ के है, हाँ जी, प्लस थीटा कितना है? देखो ये दूरी, ये 90 डिग्री, ये r है, ये f है, तो थीटा कितना है? 90। n का एन ऐसे। अब आप कहोगे कि यहाँ एन इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, अगर ये एक क्लॉकवाइज है तो उसको जीरो करने के लिए दूसरा उसके विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, और अगर ये इधर हो जाता तो ये इसको ऐसे घुमाया जाता तो दोनों ही क्लॉकवाइज हो जाते, तो जीरो कैसे होते? तो इसका मतलब ये इधर लग रहा है। ठीक है, आपने कहा ठीक। कितना? आपने कहा इसका बलाघूर्ण, तो मैं लिख लेता हूँ, ये तो निकालना मुझे, इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से एन का बलाघूर्ण कितना आ गया? a/2 एफ के, और एफ के का मान है बच्चों हमारा mg साइन थीटा, रख दिया। तो ये आ गया बच्चों हमारा n का बलाघूर्ण। यही हमें सवाल में पूछा गया है कि अभिलंब प्रतिक्रिया का बलाघूर्ण कितना होगा। बच्चों कई बार हमें ऐसा भी बोल सकता है कि म्यू का मान निकाल लो, तो आप कह देंगे कि जो अगर हम इसको टॉर्क लिखें, टॉर्क क्या होता है? एफ नहीं एन का। मान लो ये दूरी पता चल जाएगा हमें, ये दूरी x है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? x इंटू बल, और n का मान कितना है? mg कोस थीटा, तो मैं x भी निकाल सकता हूँ। मैं ये भी पता कर सकता हूँ कि जो ये है हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया, ये द्रव्यमान केंद्र से कितनी दूर काम कर रहा है। देख लो यहाँ टाउ की जगह, भाई टाउ क्या है? बलाघूर्ण। बलाघूर्ण होता है r का मान हमने मान लिया x, f का मान है n, थीटा कितना है? 90, साइन 90 1 हो गया। तो यहाँ से मैं ये xn रख के लिख सकता हूँ, xn बराबर a/2 mg साइन थीटा, x आ जाएगा, x का मान, n का मान रखो, n का मान mg कोस थीटा, mg कोस थीटा a/2 mg साइन थीटा, यहाँ से mg से mg गया, x आ जाएगा a/2 साइन अपॉन कोस टेन थीटा। तो यहाँ से आप x का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ये हमने साम्य अवस्था के किए, इसको थोड़ा सा भारी माना जाता है, लेकिन आपने देखा है कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट पक्के होंगे तो हम आसानी से कर लेंगे चीज़ों को। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे, और यहाँ बल आघूर्ण को थोड़ी देर के लिए करते खत्म, और अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे बच्चों जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तभी बात करेंगे। लगभग थोड़ा लंबा होने वाला वो 4-5 वीडियोस में लगेंगे हमारे जड़त्व आघूर्ण में, और फिर जड़त्व आघूर्ण का संबंध बनाएंगे हम बल आघूर्ण से। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।